नमस्ते दोस्तों, आप सभी कोई कैसे हैं। आज फिर एक नए करंट अफेयर के साथ मैं आपके सामने आया हूं। नए बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को आपके समक्ष लाने का पॉइंट्स बना के मैं आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं। और एक नया करंट अफेयर, जो नया तो नहीं कहेंगे, एक दिन पुराना है। ये 24 फरवरी का है। कल 24 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हुए थे, जो भी बातें हुई थी राष्ट्रीय स्तर पे, उन सब जो जो महत्वपूर्ण लगती हैं, उन सब पे एक करंट अफेयर के तौर पे आपके सामने लाने का प्रयास किया हूँ। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज के करंट अफेयर का सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना। तो यहाँ पे नागालैंड में, है ना, नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ, है ना, कितने लाख डॉलर रुपए का समझौता किया है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका उत्तर होगा 6 करोड़ 80 लाख डॉलर। ठीक है, 6 करोड़ 80 लाख डॉलर का ये हस्ताक्षर किए हैं। तो थोड़ा हम लोग अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। नागालैंड ने केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ 6 करोड़ 80 लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हस्ताक्षर क्यों किया गया है? क्योंकि इस समझौते से शिक्षा के जो स्तर है उस पर सुधार लाया जा सके। ठीक है, और शिक्षकों की क्षमता बढ़ेगी, है ना। जैसे ये जो जो समझौता होगा, इसमें जैसे नागालैंड में शिक्षकों की शायद संख्या कम होगी, तो इसलिए इस समझौते के द्वारा शिक्षकों की क्षमता भी बढ़ेगी, शिक्षा का जो स्तर है उस पर सुधार होगा, और इसके अतिरिक्त छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी हासिल करने का मदद मिलेगा, है ना। इसमें हम लोग 3 बातों को देखे, है ना। पहला क्या है कि इसमें शिक्षा का स्तर पे सुधार होगा, दूसरा होगा कि इसमें शिक्षकों की क्षमता बढ़ेगी, और चल रहा है। तो इसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का, लोगों को बताने का कार्य मिलेगा। ठीक है, इससे यही नागालैंड के लोगों को फायदा होगा। अगला टॉपिक है या करंट अफेयर है, बोलता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, है ना, आप लोग सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। कि एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक शहर है होशंगाबाद, उसका नाम को बदल के क्या रखा गया? तो रखा गया नर्मदापुरम, है ना। याद रखिएगा, ये जो होशंगाबाद शहर था उसका नाम बदल के शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस जगह का नाम क्या रख दिया? नर्मदापुरम। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। इसमें यही बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, ये याद रखिएगा आप लोग, इसका मुख्यमंत्री कौन है ना, एमपी का। चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की। होशंगाबाद शहर का नाम एक हमलावर होशांग शाह के नाम पर रखा गया था। ठीक है, ये जो होशंगाबाद था, कोई हमलावर था वहाँ का, तो उस पे होशांग शाह के नाम पे रखा गया था। और जो जो हमलावर थे वो मालवा का पहला शासक था। ठीक है, और यह जिला, मतलब जो होशंगाबाद जिला है, वो नर्मदा प्रभाग और बरार का एक हिस्सा था। ठीक है, उसके बाद होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे सुंदर घाटों के लिए प्रसिद्ध है। जो होशंगाबाद शहर है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और उसमें बहुत सारे घाट है जो काफ़ी सुंदर है। ठीक है, तो इसका प्रमुख आकर्षण
सेठानी घाट है। ठीक है, कौन सा घाट है? सेठानी घाट। ठीक है, उसमें होशंगाबाद का नाम अब नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम रखा जाएगा और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ हम लोग देखे। पहला चीज़ है कि ये होशंगाबाद था वो हमलावर होशांग शाह के नाम पे था। ठीक है, और दूसरा बात देखे कि ये जो होशंगाबाद है नर्मदा नदी के सुंदर घाटों के लिए प्रसिद्ध था और इस जिले का शहर का आकर्षण सेठानी घाट है और अब नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम रखा जाएगा और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या है? नर्मदा नदी। ठीक है, तो देख लीजिए, ये है, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये है सेठानी घाट। ठीक है, जिसके बारे में अभी यहाँ पे हमने देखा, ये सेठानी घाट है ना, यहाँ पे देखिए सेठानी घाट यही है। ये काफ़ी सुंदर है ना, तो देखने में आकर्षक लगता है। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया? ठीक है, यहाँ पे नेपाल का कोई व्यक्ति है जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, उन्होंने कुछ फैसला सुनाया था। ठीक है, लेकिन वहाँ का जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओपी, ठीक है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री है नेपाल के, वहाँ के केपी शर्मा, उन्होंने एक फैसला लिया था। तो क्या फैसला लिया था उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। ये पिक्चर है, ये प्रधानमंत्री जी हैं वहाँ के। ठीक है, केपी शर्मा। तो उन्होंने क्या फैसला लिया था? नेपाल ने, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। नेपाल ने सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2021 को, यहाँ पर गलत हो गया है ना, 23 फरवरी 2021 को देश की संसद बहाल करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का फैसला पलट दिया। केपी ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्या देवरी भंडारी ने पिछले साल 20 दिसंबर को नेपाली संसद भंग कर दिया था। ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री जी हैं वो राष्ट्रपति को सिफारिश दिया देव भंडारी को कि वो नेपाली संसद को क्या कर दिया था? भंग कर दिया था। ठीक है, तो वो भंग कर दिया था, मतलब उसमें कोई काम काज नहीं हो रहा था नेपाल में। तो उसी को बोल रहा है कि जो नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है वो 23 फरवरी 2021 को इस व्यक्ति का, इस प्रधानमंत्री जी का जो फैसला था उसको पलट दिया था। ठीक है, समझ में आया? अगला है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो वो है 24 फरवरी को। ठीक है, तब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं ये उत्पाद शुल्क दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, ये जो उत्पाद शुल्क दिवस है वो हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिवस को मैंने बोलता है कि 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर में केंद्रीय शुल्क दिवस, उत्पाद शुल्क दिवस, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल एक्साइज डे कहते हैं, है ना, वो मनाया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर के द्वारा और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा। ठीक है, ये दोनों विभाग मिल के ये उत्पाद दिवस मनाया का काम करते हैं और इस दिवस पर देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है पूछा जाएगा तो क्या होगा कि 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है। तो ये रहा
उसका लोगो देख सकते हैं, ये एक्साइज का लोगो है, आप लोग इसको देख के आप लोग समझ सकते हैं, है ना। माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं का प्रतिबंध लगाया है? तो दवाओं का, है ना, जो भी जानवरों में जो दवा इस्तेमाल किया जाता है ना, जो किसी को सूट करता है किसी को नहीं सूट करता है, तो एक जो विषैली जो दवा है जो गिद्ध के लिए विषैली दवा पर प्रतिबंध लगाया, तो वो होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने इस विषैली दवा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन भी जान लेते हैं। क्या बोलता है ये कि बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया जिसने दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? क्योंकि ये मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, लेकिन यह दर्द निवारक दवा गिद्धों के लिए विषैली थी, है ना। और विश्व स्तर पर संकटग्रस्त गिद्धों को शेष आबादी को बचाने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया, है ना। कि यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये जो एक दवा है जिसका नाम क्या है, क्रीटोप्रोफेन। ठीक है, ये दवा का नाम है क्रीटोप्रोफेन, जो एक दर्द निवारक दवा है। ठीक है, जो मवेशियों पर इलाज के लिए मतलब प्रयोग में लाया जाता था, है ना। लेकिन यह जो दवा है गिद्ध के लिए विषैली दवा के रूप में काम करता था। ठीक है, जिसके कारण से गिद्धों की मौत हो जा रही थी इलाज के दौरान, और वैसे गिद्धों की संख्या घट चुकी है, तो संख्या को बचाने के लिए इस दवा को बंद कर दिया गया। ठीक है, अगला है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय रक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ की पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों की मंजूरी दी है? किसने? रक्षा अधिग्रहण परिषद ने। किसके लिए? भारतीय सुरक्षा बलों के लिए। क्यों? माने ये जो भारतीय सुरक्षा बल है उसकी ज़रूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए का? तो वो होगा 13,700 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए 13,700 करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो इससे क्या होगा? रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि थल, वायु, नौसेना के लिए हथियारों और अन्य रक्षा सामानों की खरीदारी की जाएगी। ठीक है, और रक्षा मंत्रालय ने बयान के आगे कहा गया कि ये सभी रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वदेशी तरीके से डिज़ाइन, डेवलप और तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो यही इसमें बोल रहा है कि जितना भी जो सेना है हमारा, जो तीनों भाग है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तो उसके लिए जो ज़रूरतें पर हो रही हैं, जैसे हथियार की ज़रूरतें हो रही है, तो उसका जो ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया और इसको मंजूरी भी दिया गया कि 13,700 करोड़ रुपए इस सेना के लिए दिया जाएगा ताकि वे अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सके। ठीक है, और ये जो भी हथियार बनाए जाएंगे वो सभी स्वदेशी तरीके से होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनवाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये जो केरल सरकार है, ठीक है, केरल के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, वहाँ का जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो जो पारंपरिक आंगनवाड़ी है जो सभी राज्यों में होता है आंगनबाड़ी, है ना,
तो उसका सुविधा को स्मार्ट बनाने के लिए, विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होगा 9 करोड़। ठीक है। जैसे हमारे राज्य में, सभी राज्य में आप लोग देखते हैं कि आंगनबाड़ी की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। वहाँ बच्चे जाना तक, अपने पेरेंट्स बच्चों को भेजना तक नहीं चाहते। इवन गांव के बच्चे भी वहाँ नहीं जाते हैं, है ना। तो क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है बहुत ही ख़राब है। सरकार का उस पर ध्यान नहीं होता है। लेकिन ये जो केरल सरकार है, जैसा भी मैंने कहा कि केरल जो है, वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पर बहुत ध्यान देता है। ठीक है। वहाँ की सुविधाएं, एजुकेशन सुविधा बहुत ही अच्छी है, हाई लेवल की होती है। तो वो ग्राउंड लेवल पे, है ना। जैसे ये हमारा जो आंगनबाड़ी है वो क्या है, हमारा ट्रेडिशनल ये शिक्षा का केंद्र है ना। तो उसको जो ग्रामीण क्षेत्र है वो अधिकतर क्या, कहाँ जाएंगे? आंगनबाड़ी ही जाएंगे। तो इसलिए वो आंगनबाड़ी को डेवलप्ड करने का, एक हाईटेक बनाने का ये एक प्रयास है, जिस पे उन्होंने ये 9 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा जान लें कि केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनबाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक इन स्मार्ट आंगनबाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ियों में मौजूद सुविधाओं को अधिक बाल सुलभ बनाना है। ठीक है। जैसा भी अभी देखें आप लोग कि क्यों इसका डेवलप किया जाएगा, क्योंकि वहाँ जितने भी बच्चे आएंगे उन लोगों को सुविधा मिले, है ना। वहाँ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसका विकास हो पाए। तो इसलिए वहाँ सुविधाओं को दिया जाएगा आंगनबाड़ी में, है ना। तो केरल सरकार ने ये 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है ताकि आंगनबाड़ियों का विकास हो सके। ठीक है। समझ में आ गया। तो ये रहा आज का, मतलब 24 फरवरी का ये करंट अफेयर था, जो काफ़ी नॉलेजेबल था, है ना। तो आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो है जेके स्टडी, उस पर ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन, जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है। तो कल फिर हम लोग मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ, जो हमारे नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, है ना। तो आप लोग बने रहिए और इसको ज़रूर से ज़रूर नोट्स कीजिए या फिर पीडीएफ मुझसे मांगिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो बने रहिए जेके स्टडी के साथ, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। क्योंकि अगर मुझे व्यू नहीं मिलेगा तो शायद मैं मोटिवेट ना हूं, लेकिन आप लोग मोटिवेट करिएगा, मुझे पता है। तो आप लोग ज़रूर ज़रूर मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं इस जो नॉलेजेबल वीडियो है उसको मैं कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।